प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा था। आज अपन अवसादी चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के जमाव के फलस्वरूप होता है, यानी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। यह शब्द सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना, यानी सेटिंग डाउन। वास्तव में अवसादी चट्टान अवसादों के जमाव होने से बनती है। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं। जैसे आज अवसादों का जमा हुआ, फिर पुनः कल हुआ, उसके बाद ये क्रिया चलती रहती है, जिसमें लेयर बन जाती हैं। इसलिए इसको परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। अवसादी शैलों के निर्माण में जल में अवसादी या चट्टान चूर्णों के लगातार जमाव होता रहता है, जिसे नदियाँ अपने मैदानी क्षेत्रों में जो जमाव करती हैं उसको एविलियल फैंस या जलोढ़ पंख के नाम से भी जानते हैं। अब अवसादी चट्टानों की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अवसादी चट्टानों की पहली विशेषता, अवसादी चट्टानों को निर्माण चट्टान टूरण तथा जीवावशेष एवं वनस्पति अवशेषों के समूहन से होता है। यही कारण है कि अवसादी शैल में जीवावशेष पाए जाते हैं, फोसिल्स फ्यूल जिसे कहते हैं। इन जीवावशेषों के आधार पर चट्टानें विशेष निर्माण काल का भी पता लगाया जा सकता है। दूसरी विशेषता, अवसादी चट्टानों में जो भूपृष्ठ के ये सबसे अधिक भाग में पाई जाती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी शैलों से ही आवृत है और 25% भाग सिर्फ आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। तीसरी विशेषता, अवसादी शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु यह शैल रवेदार नहीं होती। चतुर्थ, आग्नेय शैलों की तरह अवसादी शैलें बड़े बड़े स्तर रूप जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ आदि रूप में नहीं पाई जाती। पांचवी विशेषताएं, अवसादी शैलें संगठित हो सकती हैं तथा असंगठित एवं ढीली भी हो सकती हैं। इन चट्टानों का संगठन संयोजक तत्व तथा खनिजों के ऊपर आधारित होता है। छठी विशेषता, अवसादी शैल क्षैतिज रूप में कम पाई जाती हैं और पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाता था तथा ये चट्टानें सामूहिक रूप से अपनति तथा अभिनति के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे मैंने पहले आपको वलन पढ़ाए थे, तो जो वलन का ऊपर उठ जाता भाग उसको अपनति और वलन का जो नीचे धसा भाग रहता है उसको अभिनति कहते हैं। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण अपनति व अभिनति के रूप में भी पाया जाता है। सात विशेषताएं, अवसादी चट्टानों की यह विशेषता है कि इसमें संधियों तथा जोड़ों का पाया जाता है। ये जोड़ खासकर संयोजक तल के रूप में लंबवत होते हैं। आठवीं विशेषता, अवसादी शैलों में दो परतों के संयोजक भाग को संयोजक तल अथवा संस्तरण तल भी कहते हैं। दो तलों के या दो परतों के संस्तरण के सहारे परतों के पारस्परिक अनुबंध को समविन्यास कहते हैं। नवीं विशेषता, नदियों द्वारा बिछाई गई मुलायम पंख मिट्टी अथवा जलोढ़ मिट्टी पर जब सूर्य का प्रखर किरणें पड़ती हैं तो उनके तरह तरह की दरारें पड़ जाती हैं। इनका आकार बहुधा बहुभुज के रूप में होता है। इस प्रकार के दरार को पंख फटन भी कहते हैं। 10वीं विशेषता, अवसादी शैलें प्रायः मुलायम होती हैं, जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ कड़ी भी होते हैं, जैसे बालू का पत्थर। अवसादी शैल अधिकतर प्रवेश होती हैं। 11वां, कुल मिलाकर अवसादी चट्टानें कोमल होती हैं तथा इन पर अपर्दन का प्रभाव बहुत शीघ्र हो जाता है। अब अपन अवसादी शैलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे।
पहला वर्गीकरण, निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। इसमें प्रथम, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चूर्ण से निर्मित अवसादी शैल। इसका उपविभाग है बालू का पत्थर, दूसरा जल से निर्मित पत्थर, तीसरा कांग्लोमरेट अथवा गोलाश्म, चौथा चीका मिट्टी, पांचवा सैल, छठा लोयस। दूसरा, जैविक तत्वों से निर्मित सैल। इसको 3 उपविभागों में बांटा गया है। पहला चूने का पत्थर, दूसरा कोयला और तीसरा पीट। तीसरा वर्गीकरण, रासायनिक तत्वों से निर्मित सैल। इसको 3 भागों में बांट रखा है, खरिया मिट्टी, सैल खरी, नमक की चट्टान। अब दूसरा वर्गीकरण, अवसादी सैलों के निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार। इसको प्रथम भाग जलज सैल। जलज सैलों को भी 3 उपविभागों में बांटा गया है। पहला सागर निर्मित तलछट सैल, दूसरा झील में निर्मित तलछट सैल और तीसरा नदीकृत सैल। सेकंड इसका उपभाग है वायु द्वारा निर्मित सैल और थर्ड है हिमानी द्वारा निर्मित सैल। अब जो शुरू वाला जो वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे, रचना सामग्री के आधार पर अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। अवसादी सैल का निर्माण कई प्रकार के पदार्थों तथा अवसादों से होता है। अपक्षय के कारण चट्टानों का विघटन तथा वियोजन होने से चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट फूट जाती है। अपक्षय की परिभाषा में भी आपको समझाया था, भौतिक, जैविक और रासायनिक कारकों द्वारा जब चट्टानें अपने स्थान पर विघटित एवं वियोजित हो जाती हैं तो उस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। तो अवसादी सैलों के निर्माण में इसमें अपक्षय की बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे चट्टानें विदीर्ण हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त अवसादों को चट्टान चूर्ण कहते हैं अतः चट्टानों के टुकड़ों से प्राप्त अवसाद भी कहते हैं। कुछ घुलनशील खनिज पदार्थ जल के साथ मिले रहते हैं, इस प्रकार के अवसाद को घुलनशील रासायनिक पदार्थ कहते हैं। इसी तरह कुछ जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष भी इसमें होते हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब इसको 3 भागों में बांटा है, चट्टान चूर्ण से निर्मित सैल, रासायनिक पदार्थों से निर्मित सैल और कार्बनिक तत्वों से निर्मित सैल। पहला, चट्टानों से निर्मित सैल। अपक्षय की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानों में विघटन होता है, इस प्रकार चट्टानें कमजोर होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। फलस्वरूप अपक्षय अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए रचना सामग्री प्रस्तुत हो जाती है। अपर्दन के विभिन्न साधन जैसे जल, हवा, हिमनद, सागरीय लहरें इन पदार्थों को अपनी शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह पर बिछाते हैं, जिससे इसका निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं जैसे बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, सिल्ट, चीका मिट्टी तथा लोयस। पहला, बालू का पत्थर। बालू का पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है, जिसके निर्माण में महीन महीन कण मिश्रित होकर के एक साथ जमा हो जाते हैं, जिसे क्वार्ट्ज खनिज होता है। बालू के कणों का आकार विभिन्न प्रकार का होता है, जिसके आधार पर इसको कई भागों में बांट रखा है। बहुत बड़े कण वाली, बड़े कण वाली, मध्यम कण वाली, बारीक कण वाली और बहुत बारीक कणों वाली। अब दूसरा है कांग्लोमरेट। रेत के साथ कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं। चिकनाए हुए गोल आकार वाले पत्थरों के टुकड़ों को कंकड़ तथा इन्हें पेबुल भी कहते हैं। इनका व्यास 4 मिलीमीटर तक होता है। इनके बड़े पत्थर बोल्डर के नाम से भी जाने जाते हैं। तीसरा, चीका मिट्टी सैल। चट्टान चूर्ण के बारीक कणों के निक्षेपण से चीका सैल का निर्माण होता है। प्रायः सैल का निर्माण सागर, झील अथवा बाढ़ के समय नदियों के किनारे होता है। जब सैलों के कणों का आकार 1/32 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर होता है तो उसे सिल्ट कहते हैं।
और इससे भी बारीक जब कणों का व्यास 1/256 मिलीमीटर से 1/8192 मिलीमीटर होता है, उस सेल को चीका या क्ले चट्टान की संज्ञा दी जाती है। सिल्ट एवं चीका दोनों मुलायम पर अप्रवेश चट्टानें, क्ले चट्टान का निर्माण पूर्णतः काओलिन खनिज द्वारा होता है। तीसरा, रासायनिक पदार्थों से निर्मित सेल। बहते हुए जल के साथ कुछ घोलक रासायनिक पदार्थ घुल जाते हैं। इस कारण जब इसका जल से संपर्क अन्य चट्टानों से होता है तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। बाद में जब दबाव कम होता है और जल भाप बन के उड़ जाता है, प्रवाह की गति कम हो जाती है, जब ये घुले हुए पदार्थ नीचे बैठने लगते हैं, इस प्रकार रासायनिक सेल का निर्माण होता है। दूसरा वर्गीकरण, कार्बनिक तत्वों से निर्मित। जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेषों भाग स्थानों पर धीरे धीरे जमा होते हैं और आगे चलकर ये संगठित हो जाते हैं और ठोस रूप धारण कर लेते हैं, तो इनको कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेलों के नाम से जानते हैं। इनमें चूने तथा कार्बन की मात्रा अधिक होती है और इन सेलों को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, चूना प्रधान सेल। चूनेदार सेलों का निर्माण जलाशय, झील अथवा सागर में उन जीवों के अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के भाग से होता है जिनमें चूने की प्रधानता होती है। इसका निर्माण एक वैज्ञानिक पद्धति पर होता है। रासायनिक अपक्षय के समय कार्बन डाइऑक्साइड का जब जल से संयोग होता है तो उसके प्रभाव से चट्टानों में कैल्शियम अलग हो जाता है, जिससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाते हैं तथा घोल के रूप में नदियों द्वारा सागर में लाए जाते हैं। यहाँ पर परवाल आदि जीव अपने अस्थिपंजरों के समेकन करके इनके कार्बोनेट ग्रहण कर लेते हैं। कुछ वनस्पति जैसे अलगी भी इस कैल्शियम कार्बोनेट में ग्रहण करती है। जब ये जीव मर जाते हैं तो उनके अस्थिपंजर जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं सागरीय लहरों द्वारा टूट फूट जाते हैं और बड़े और छोटे टुकड़े जब एक जगह बैठकर परतों के रूप में संगठित हो जाते हैं, इससे चूना प्रधान सेल का निर्माण होता है। दूसरा, कार्बन प्रधान सेल। जब कार्बनिक तत्वों से निर्मित सेलों की रचना प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों के अवशेषों के जमा होने तथा संगठित होने से होती है, जब वनस्पति का भाग पृथ्वी की हलचल तथा भूगर्भ की हलचल के कारण नीचे चला जाता है और वो तलछट में जम जाता है, फिर उसका जमाव हो जाता है जिससे कार्बन प्रधान सेलें बनती हैं। इनमें पीट, लिग्नाइट कोयला प्रमुख उदाहरण है। तीसरा, सिलिका प्रधान। जब चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसे सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण रेडियोलेरिया एवं स्पंज जीवों तथा डायटम पौधों के अवशिष्ट भाग के संगठन से होता है। गेसर के जल से जमा किया गया जाता है, इसलिए इसमें गैसेराइट या सिलिका का जमा होता है। इसी का रंग कभी सफ़ेद, भूरा अथवा पीला हुआ करता है। धन्यवाद बच्चों, कल अपन इसका आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे।